Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। मैं पहले आपको सुबह की क्लास में जो हमने टॉपिक करा था वो एक बार क्विकली रिकॉल करवा देता हूं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट नाउ आप लोगों को याद है हमारी डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट वी आर करंटली डिस्कसिंग, द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हम लोगों ने ये देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स में। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक के बारे में आप ध्यान से सुनिए। जो एस ब्लॉक आपने क्लास 11 में पढ़ा था, एल्कली मेटल्स, आपने पढ़ा था कि एल्कली मेटल अपने हर कंपाउंड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते थे, सिर्फ +1। चाहे आप सोडियम का कोई सा भी कंपाउंड उठा के देख लीजिए, NaOH, NaCl, NaBr, NaHCO3, सोडियम हमेशा सिर्फ +1 ही शो करता हुआ मिलेगा। तो वहां पे कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट हर कंपाउंड में। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, इनके अलग अलग कंपाउंड्स में आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगे। अब मैंगनीज है, मैंगनीज के आप अलग अलग तरह के कंपाउंड देखेंगे, आप देखेंगे उसमें कहीं पे मैंगनीज +2 आ रहा है, कहीं पे +3 आ रहा है, कहीं पे +4 आ रहा है। वेरिएबिलिटी है और बहुत लार्ज वेरिएबिलिटी है, +2 से लेके +7 तक वेरियस एलिमेंट्स चले जाते हैं। तो हमें इसका रीजन फाइंड आउट करना था कि why they are exhibiting the variability, why they have the ability to use so many electrons in chemical bonding। हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि इनके पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे बस उतने ही लूज करेंगे, उतने ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये उससे भी ज्यादा कर रहे थे। तो उसका रीजन ये था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये एबिलिटी होती है कि ये सिर्फ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही यूज नहीं करते, बल्कि पेनल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन्स को भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करवा सकते हैं, because there is a very slight, very negligible energy difference between the ns and n-1d electrons। n-ns के इलेक्ट्रॉन तो देखिए वैलेंस के इलेक्ट्रॉन है, उनकी तो कैरेक्टरिस्टिक है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन n-1d के इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज करना एज एन ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि उनकी भी एनर्जी नियरली सेम होती है। तो ये अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 3D के इलेक्ट्रॉन्स को भी बड़े आराम से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा लेते हैं, और यही रीजन होता है कि इनकी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्कैंडियम +2 +3 और ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई थी। हमने देखा था जिंक वेरिएबिलिटी नहीं शो कर रहा था, क्योंकि जिंक में सिर्फ 4s के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, 3D के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। द ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिटेड बाय जिंक इज +2। इसका मतलब ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना प्रॉपर्टी होती है, ये आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक, इनफैक्ट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी में भी जो ट्रांजिशन है ना, वो इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेंगे, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करेंगे। फाइनली मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 3D सीरीज का वो कौन सा एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा, तो Mn करता है +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट इन पोटेशियम परमैंगनेट। फिर मैंने आपको ये बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में या पूरे डी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा, तो वो ऑस्मियम होता है। ऑस्मियम +8 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर देता है, एंड the compound in which it exhibit the highest oxidation state is OSO4, osmium tetraoxide। फिर मैंने आपको एक तीसरा क्वेश्चन ये करवाया था कि ऐसे दो ऑक्सोमेटल एनायंस बताइए जिसमें मेटल एटम वही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है जो उसका ग्रुप नंबर है। तो ऑक्सो मेटल एनायंस मतलब मेटल का ऑक्सीजन के साथ कोई एनायन ऐसा बताना था हमें जिसमें मेटल एटम की वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जो पीरियोडिक टेबल में उसका ग्रुप नंबर होता है। तो मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसमें क्रोमियम +6 शो कर रहा है, और परमैंगनेट आयन में मैंगनीज +7 शो कर रहा है, डाइक्रोमेट आयन एंड परमैंगनेट आयन। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा था कि स्कैंडियम वेरिएबिलिटी क्यों नहीं शो करता, या इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट में D1 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल क्यों होती है। तो देखिए D1 कॉन्फ़िगरेशन इसलिए अनस्टेबल होती है कि अगर कोई भी एलिमेंट D1 पे पहुंचता है तो उसे लगता है कि ये D1 का आखिरी इलेक्ट्रॉन भी क्यों ना लूज कर दिया जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दें D1 से और D1 से D0 में शिफ्ट हो जाए तो और ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन होगी, क्योंकि D0 में D सबशेल वैकेंट हो जाएगी, और वैकेंट सबशेल भी एक यूनिफॉर्मिटी एग्जिबिट करती है, एक सिमेट्री की वजह से वो भी स्टेबल मानी जाती है। जस्ट लाइक द हाफ फिल्ड एंड द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स, इवन द वैकेंट सबशेल्स आर कंसीडर्ड टू बी स्टेबल। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट D1 पे नहीं रुकेगा। अगर किसी भी एलिमेंट को लगता है कि स्टेबिलिटी
बस एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से मिल जाएगी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके D0 में चले जाता है। और यही रीजन है कि स्कैंडियम अगर +2 में जाता है तो +2 में वो D1 हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा देर रुकेगा नहीं, वो +2 से होता हुआ इमीडिएटली +3 में चला जाएगा। तो द ओनली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर स्कैंडियम इज +3। ठीक है, +2 होती है लेकिन बहुत ही शॉर्ट मूवमेंट के लिए होती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, अनस्टेबल होती है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने मेरे ख्याल से आपको करवाए थे मॉर्निंग में यही वाला क्वेश्चन लास्ट करवाया था कि D1 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल क्यों होती है। Yes, sir. एक क्वेश्चन और करवाना है, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। लेकिन पहले तो ये देखते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन लिखिए सब लोग। रेडी है सब, मैं बोलना स्टार्ट करूं? Yes, sir. Yes, sir. Compare the variability in oxidation state of transition elements. Compare the variability in oxidation state of transition elements. Variability in oxidation state of transition elements with that of non-transition elements of periodic table. With that of non-transition elements of the periodic table. Compare the variability in oxidation state of transition elements with that of non-transition elements of the periodic table. श्रेया दास, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए क्योंकि आंसर तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन लिखा होगा। श्रेया, रजिस्टर रेडी है? श्रेया, श्रेया, बाकी सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? Yes, sir. Compare the variability in oxidation state of transition elements with that of non-transition elements. क्वेश्चन पढ़ के बताइए आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ में आ रहा है या नहीं। शगुन, कहीं क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ है आपका? शगुन शर्मा? नो सर, नहीं हुआ, वो अभी अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। श्रेया? बाकी सब लोग बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है समझ में? आंसर भी मालूम है क्षितिज? सर आइडिया है, वैसे अच्छे से पता नहीं। और सब और बताओ पहले तो किस किस को क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया और आइडिया है कि हाँ आंसर भी मालूम है? सर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो शो नहीं करते ना वेरिएबिलिटी। आप बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सर मेरे हिसाब से तो नहीं करते। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबिलिटी इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती हैं। भाई डिफरेंस क्वेश्चन समझाइए पहले निखिल। सर मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इतने नहीं करते। क्षितिज आप समझाइए क्वेश्चन। सर हमें जो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस बताना है। दोनों ही शो करते हैं पर नहीं, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। आपको ये क्वेश्चन ना बड़ा रेलेवेंट है, आपको खुद इस क्वेश्चन का मतलब अगर आप देखो ना तो आप समझ जाओगे कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहा जा रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए। वो बोल रहा है कि पीरियोडिक टेबल में जिस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबिलिटी शो करते हैं, क्या उस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी हैं जो वेरिएबिलिटी शो करते हैं? और अगर हैं तो नॉन ट्रांजिशन की वेरिएबिलिटी को ट्रांजिशन की वेरिएबिलिटी से कंपेयर करें। देखिए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल का मतलब है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ट्रांजिशन ना हो। अब उसमें एस ब्लॉक भी आ गया, पी ब्लॉक भी आ गया, एफ ब्लॉक भी आ गया। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉन ट्रांजिशन आप जिंक, कैडमियम, मरकरी को ही बोल रहे हो, वो तो डी ब्लॉक के नॉन ट्रांजिशन है।
लेकिन जब मैं बोलता हूं पीरियोडिक टेबल के नॉन ट्रांजिशन, तो फिर तो उसमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब आ गया ना, पूरे पीरियोडिक टेबल का नॉन ट्रांजिशन बोला गया। यस सर। तो आपसे ये पूछा गया है कि जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं, क्या पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट भी हैं जो वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं? और अगर हैं तो उनकी वेरिएबिलिटी को और इनकी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना है। समझ रहे हैं आप? मैंने आंसर नहीं बताया अभी, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताया है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक स्टूडेंट ने और ज्वाइन कराइए। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि किसी का भी मिस हो जाए। नैना मित्तल, यस सर। नैना अभी अभी लॉग आउट हुए थे या अभी ज्वाइन करा है? नहीं सर, अभी लॉग आउट हुई थी। क्वेश्चन लिख लिया ना? यस सर। क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ लिया या वो रह गया? सर समझ में आ गया, आंसर कंफर्म नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या समझ में आया? सर हमें इनकी वेरिएबिलिटी कंपेयर करनी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी करती है, बट दूसरे पीरियड्स में से एस ब्लॉक में इनकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। देखो मैं बताता हूं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, इस क्वेश्चन को अगर आप सही से समझो तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पे पी ब्लॉक को कहा गया है, पी ब्लॉक, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली पी ब्लॉक पढ़ा था और अगर आपको याद हो तो पी ब्लॉक भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। आप देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको याद होगा +1 के साथ साथ, सॉरी -1 के साथ साथ इन्होंने -1 तो सभी शो कर रहे थे, -1 के साथ साथ नीचे वाले एलिमेंट +1, +3, +5, +7 तक शो कर रहे थे। याद है कि नहीं? यस सर। तो क्या ये वेरिएबिलिटी नहीं है कि क्लोरीन -1 भी शो कर रहा है, +1 भी शो कर रहा है, +3 भी शो कर रहा है, +5 भी, +7 भी? आपको याद है क्लोरीन के 4 ऑक्सो एसिड HClO, HClO2, HClO3, HClO4, उनमें +1, +3, +5, +7 आ रहा था, तो वेरिएबिलिटी तो थी। इसी तरह से नाइट्रोजन के नीचे वाले फॉस्फोरस -3, +3, +5 शो कर रहे थे। इसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली -2 के साथ साथ +2, +4, +6 शो कर रही थी। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबिलिटी शो करते हैं और दूसरा पी ब्लॉक शो करते हैं। पी ब्लॉक को हम नॉन ट्रांजिशन बोल रहे हैं क्योंकि वो ट्रांजिशन नहीं है, तो वो नॉन ट्रांजिशन हो गए। आपसे ये पूछा गया है, यू हैव टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू। देखिए ये भी वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं और ये भी वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की वेरिएबिलिटी को कंपेयर करिए। कंपेयर मतलब एक तो दोनों का कॉज बताइए कि ये वेरिएबिलिटी क्यों शो कर रहे हैं और वो वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और दूसरा और कुछ भी डिफरेंस होता है इनके बीच में तो वो भी बताइए। देखिए ध्यान से सुनिए, दो चीजें बतानी है आपको। सबसे पहले तो नॉन ट्रांजिशन, यहाँ पे पी ब्लॉक को रेफर करा जा रहा है क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन के अलावा पी ब्लॉक ही है जो वेरिएबिलिटी शो करता है। ठीक है, पहले तो समझ गए ना, नॉन ट्रांजिशन यहाँ पे पी ब्लॉक को बोल रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब दो डिफरेंस जो आप बताएं, कंपेयर करने का मतलब डिफरेंस बताना। तो देखिए पहला रीजन तो हम इसमें ये बताएंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट because in them along with the valence ns electron the penultimate electron can also take part in bonding। यहां पे जो मेन रीजन है वेरिएबिलिटी का वो है पेनल्टीमेट सबशेल, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना। यहां पे किसी पेनल्टीमेट ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा, यहां पे सिर्फ अल्टीमेट शेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन यहां पे वेरिएबिलिटी का रीजन था द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन व्हिच द एलिमेंट कैन एक्सपैंड इट्स कोवैलेंसी। आप देखिए क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 3s2 3p5 और 3d खाली पड़ा हुआ था। ये पूरी जो 3 है ये वैलेंशियली तो है, इसमें कोई पेनल्टीमेट तो है नहीं। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अनपेयर्ड कितने थे? सिर्फ एक। क्लोरीन के पास सिर्फ एक अनपेयर्ड था, लेकिन अगर वो 3d ऑर्बिटल्स यूज करे और अपने s और p के इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट कर दे तो वो 7 अनपेयर्ड कर लेगा और फिर सातों के साथ बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, इसमें वेरिएबिलिटी का अगर कॉज पूछा जाए कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या पी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबिलिटी क्यों शो कर रहे हैं, तो आप बताएंगे क्योंकि दे हैव द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन व्हिच दे कैन एक्सपैंड देयर कोवैलेंसी। अपनी कोवैलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं, इसलिए वो वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं। ये वेरिएबिलिटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें पेनल्टीमेट शेल भी पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, पहला रीजन तो ये कंपैरिजन हो गया। दूसरा कंपैरिजन आपको देखकर पता चल रहा है। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं और वो
नॉन मेटल है वो लूज भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन डिफरेंस देखो, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो +1, 2 लूज होंगे तो +2, 3 लूज होंगे तो +3, +4, +5। यहाँ पे आप देख रहे हैं रेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड है, बीच में कोई गैप नहीं है। 1 के बाद 2 भी है, 2 के बाद 3 भी है, 3 के बाद 4 भी है, सारी है। लेकिन वहां एक एक का गैप है बीच में। 1 के बाद देखिए 2 मिसिंग है, 3 है, 3 के बाद 4 मिसिंग है, 5 आई, 5 के बाद 6 मिसिंग है, 7 आई। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, +1, +3, +5, +7, और कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। आप एक इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट करते हो ना, तो एक साथ 2 अनपेयर्ड हो जाते हैं। हम एक्साइट तो एक करते हैं आगे, लेकिन अनपेयर्ड 2 हो जाते हैं, तो एक सिंगल एक्साइटेशन से सीधे 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। तो आप यहाँ पे दूसरा डिफरेंस ये बताएंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट exhibit the regular oxidation state, the continuous oxidation state without any gap in between, कोई missing oxidation state नहीं होती। लेकिन यहाँ पे alternate oxidation states exhibited होती हैं। अगर 1 है तो फिर एक गैप होगा, 2 होगी, 2 है तो गैप होगा, फिर 4 होगी, इस तरह से, ठीक है। सो सॉरी 1 के बाद 3 होगी, 3 के बाद 5 होगी, एंड सो ऑन, सही है। तो इस तरह से एक एक के गैप के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कॉन्टिन्यूस नहीं होंगी, डिसकॉन्टिन्यूस होंगी या ऑल्टरनेट होंगी। ये 2 डिफरेंसेस बताने। बताओ किस किस को डाउट है, अच्छी तरह समझ में नहीं आया आंसर? आकृति, एलन, अंजलि, अंशुल, अर्पण, सबको समझ में आ गया? गर्विता, ईवा? Yes, sir. Yes, sir. तो we have to compare the variability in oxidation state of transition element with that of non-transition element. अब मैं आपको इसका आंसर लिखवाता हूं जल्दी से, क्विकली, शॉर्ट में, सिंपल टर्म्स में लिख लीजिए। कम से कम लैंग्वेज में अपनी पूरी बात को कन्वे करने की कोशिश करेंगे। मिताली, कोई डाउट है? सर हम पी ब्लॉक का कोई भी ग्रुप ले सकते हैं ना? हाँ, मतलब आपको कोई ग्रुप लेने की जरूरत भी नहीं है, तो मैंने आपको समझा दिया। मैं जब आपको आंसर लिखवाऊंगा तो मैं उसमें कोई ग्रुप दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। हम तो एक जनरल, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए कोई सा भी ग्रुप बना दिया, ठीक है। यस सर, ओके। आंसर में तो मैं किसी ग्रुप का रेफरेंस ही नहीं लूंगा। आंसर लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, द ट्रांजिशन एलिमेंट exhibit variability. Transition elements exhibit variability in oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट को OS लिख लिया करिए। वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ penultimate electrons also, due to the participation of penultimate electrons also, along with the valence electrons, however the non-transition elements of p block, देखिए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपने लिखा ना, उसके आगे ऑफ पी ब्लॉक को ब्रैकेट में लिखिए। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ब्रैकेट में ऑफ पी ब्लॉक, ब्रैकेट क्लोज, exhibit the variable oxidation states, due to the presence of vacant d orbitals, in which they can expand their covalency, ये तो था पहला कंपैरिजन, पहला डिफरेंस। दूसरा पॉइंट लिखिए, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स exhibit
the transition elements exhibit continuous oxidation states due to the formation of ionic bonds by the loss of electrons. Continuous oxidation states due to the formation of ionic bonds by the loss of electrons. But the p block elements exhibit alternate oxidation states during the covalent bond formation by sharing. बताइए, आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। देखिए, ये हमारी जो प्रॉपर्टी चल रही थी ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारी कंप्लीट हो गई। और ये अकेली बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसे हमें डिस्कस करने में टाइम लग गया, 2 क्लासेस लग गई। अब आगे की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं वो बहुत छोटी छोटी सी हैं, बहुत जल्दी जल्दी होती चली जाएंगी, 5-5 मिनट लगेंगे एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने में। हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 इज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सर जी सर, अगर हमें इसी आंसर में उसमें कैडमियम और जिंक का भी लिखना हो तो क्या रीजन लिखेंगे हम? कैडमियम और जिंक का क्यों लिखना होगा? यहाँ पे तो वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना है ना, ये तो वेरिएबिलिटी शो ही नहीं कर रहे ना। वो बोल रहे हैं इनकी वेरिएबिलिटी को नॉन ट्रांजिशन की वेरिएबिलिटी से कंपेयर करिए। तो वेरिएबिलिटी को वेरिएबिलिटी से कंपेयर करना है ना, जो वेरिएबिलिटी शो कर रहे हो ये वेरिएबिलिटी शो कहां कर रहे हैं? अच्छा, ओके सर। ठीक है ना। वो फिर आपको क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आती है, उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है जिंक पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ये दे दिया जाए कि डी ब्लॉक में ही ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताइए। तो आप बताएंगे जो ट्रांजिशन है वो वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं, लेकिन डी ब्लॉक के जो नॉन ट्रांजिशन है वो वेरिएबिलिटी नहीं शो कर रहे, क्योंकि उनमें डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। यस सर, ओके। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ा था और आपको याद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता था और उसको सराउंड करने वाले कुछ लिगेंड्स होते थे। और आप कोई सा भी एग्जांपल अपने माइंड में रिकॉल करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आप देखेंगे उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता था ना, वो कोई ट्रांजिशन एलिमेंट ही होता था। आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल देखे थे तो वो क्या देखे थे? आपने कॉपर देखा, निकल देखा, क्रोमियम देखा, मैंगनीज देखा, प्लैटिनम देखा, वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट ही तो थे। आपने कभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सोडियम देखा? सोडियम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा होता था, पोटेशियम बाहर लिखे होते थे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर नहीं होते थे कभी भी। या आपने कोई पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं देखा होगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इस टॉपिक में हमें क्या करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स are so good in forming large number of coordination compounds, या why transition elements can easily form large number of coordination compound। ट्रांजिशन एलिमेंट में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत आराम से और बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना लेते हैं, बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना लेते हैं। जैसे K3FeCN6 आयरन का एक ये कॉम्प्लेक्स भी इन्होंने, और इसी आयरन का ये कॉम्प्लेक्स भी इन्होंने, K4FeCN6। तो एक एक एलिमेंट बहुत बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है, आयरन ये भी बना रहा है, आयरन ये भी बना रहा है। तो एक तो वो क्यों बना रहे हैं और दूसरा वो इतनी लार्ज वैरायटी क्यों बना रहे हैं?
ठीक है, क्वेश्चन समझे आप? Why transition elements can easily form so large number of coordination compounds? ठीक है, अब इसमें 3 रीजंस देने हैं आपने. There are 3 reasons. पहले बताइए क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। 3 रीजन देने. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते थे, इनमें जो लिगेंड होते थे ये डोनर होते थे? यस सर। जल्दी बताओ सब लोग. लिगेंड का काम होता था अपना लोन पेयर डोनेट करना, देना. यस सर। यस सर. तो सेंट्रल मेटल एटम के पास उन लोन पेयर को रखने के लिए जगह होनी चाहिए थी. यस सर। और हमें मालूम है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम किन्हें कहते हैं? विच कंटेन द पार्शियली फिल्ड डी सबशेल. यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में डी में कहीं ना कहीं जगह है और डी की उसी जगह में वो लिगेंड के आए हुए लोन पेयर को रख सकते हैं. तो पहला रीजन, तो सबसे पहला रीजन तो यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन द पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स इन विच दे कैन अकोमोडेट द लोन पेयर ऑफ द लिगेंड्स. वो अपने पार्शियली फिल्ड डी सबशेल में आने वाले लिगेंड के लोन पेयर को बड़े आराम से अकोमोडेट कर लेते हैं. पहला रीजन. अगर उनके पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल नहीं होता तो वो लोन पेयर को रख ही नहीं पाते. ठीक है, लेकिन पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स होने की वजह से वो लिगेंड के लोन पेयर को अकोमोडेट कर सकते हैं. ये सिर्फ एक रीजन है, बट देयर आर अदर रीजंस आल्सो. ये वाला रीजन समझ में आया? यस सर. दूसरा रीजन ध्यान से सुनो. देखिए, अगर हम एस ब्लॉक के कंपैरिजन में देखें तो एस ब्लॉक के कंपैरिजन में जब हम आगे जाते हैं तो साइज छोटा होता है. डी ब्लॉक का साइज एस ब्लॉक से छोटा है कि नहीं है? यस सर। तो ये याद रखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज तो छोटा होता है और चार्ज इनमें बहुत हाई तक पहुंच जाता है. जैसे MnF +7 तक पहुंच गया, कुछ एलिमेंट +5 +6 तक पहुंच गए. तो आप सोचिए, छोटे साइज पे बड़ा चार्ज, छोटे साइज पे बड़ा चार्ज, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चार्ज टू रेडियस रेशियो. चार्ज ज्यादा, रेडियस छोटा, तो चार्ज टू रेडियस रेशियो ज्यादा हो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का. यस। अगर आप एस ब्लॉक की बात करो तो एस ब्लॉक में उल्टा होता है. एस ब्लॉक का साइज बड़ा होता है और चार्ज छोटा होता है. एस ब्लॉक मेटल साइज में तो बड़े होते हैं. अगर हम एल्कली मेटल देखें तो साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन चार्ज उन पे +1 होता है. एल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2 होता है. तो ये जो डी ब्लॉक के मेटल्स है ना, दे हैव वेरी हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो. इनके छोटे साइज पे हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इन पे कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है. और क्योंकि इनकी कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए जितने भी लिगेंड है, आपको मालूम है लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड को वही मेटल ज्यादा अच्छी तरह बाइंड कर पाएगा जिसपे पर यूनिट वॉल्यूम पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा. तो इन पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड को टाइटली बाइंड कर सकते हैं. उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट इनके साथ नहीं बना सकते थे. समझ रहे हैं आप इस चीज को या नहीं? यस सर। यस सर. तो दूसरा रीजन हमें देना है कि सिंस द ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास बहुत हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो होता है, दे कैन इजीली बाइंड या दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद द अप्रोचिंग लिगेंड. लिगेंड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बना सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं. ठीक है, तीसरा रीजन ध्यान से सुनिए. तीसरा रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. देखिए, जैसे आयरन ये कॉम्प्लेक्स भी बना पा रहा है और ये कॉम्प्लेक्स भी बना पा रहा है. अकेला आयरन दो तरह के कॉम्प्लेक्स क्यों बना पा रहा है? क्योंकि ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन +3 है, नीचे वाले में +2 है. अब आयरन में वेरिएबिलिटी थी, इसीलिए तो वो दो अलग अलग तरह के कंपाउंड बना पाया. अगर इनमें वेरिएबिलिटी नहीं होती तो एक एक एलिमेंट एक एक तरह का कंपाउंड बनाता. लेकिन अब Mn है, Mn में +2 से लेके +7 तक अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है. तो एक एक एलिमेंट बहुत बहुत लार्ज वैरायटी बना सकता है. क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट कैन इजीली फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सो लार्ज नंबर. तो आपको लार्ज नंबर का रीजन ये बताना है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं. और आराम से इसलिए बना पाते हैं क्योंकि इनमें एक तो पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है, तो वो लिगेंड के दिए हुए लोन पेयर को आराम से रख लेंगे, और दूसरा हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड को टाइटली बाइंड भी कर लेंगे. बताइए, आपको 3 रीजन मैं लिखवाऊंगा अभी, लेकिन समझ में आए कि नहीं? यस सर. जब सबको आ गए आकृति? सर पी ब्लॉक वाले में भी तो होता है.
पी ब्लॉक में देखो, मैं आपको दिशा बता दूं कि पी ब्लॉक में पहली बात तो मेटल्स बहुत कम होते हैं। ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट है पी ब्लॉक में वो मेटालॉइड्स और नॉन मेटल्स की है। कुछ मेटल होते हैं और उसमें से भी जो मेटल है ना उनके पास बहुत हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो नहीं होता। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास बहुत ज्यादा हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो नहीं होता। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फिर भी एल्युमिनियम के कुछ कंपाउंड नोन होते हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इज वन ऑफ द मेटल ऑफ पी ब्लॉक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है। तो पी ब्लॉक के 2-3 एलिमेंट हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। ये पूरे पी ब्लॉक की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक की तो कैरेक्टरिस्टिक हुई कि डी ब्लॉक का तो हर एलिमेंट बना पा रहा है। सवेरे हम यही बोल रहे हैं कि डी ब्लॉक का हर मेटल क्यों बना पा रहा है, पी ब्लॉक का तो हर मेटल नहीं बनाता और एस ब्लॉक का तो कोई बनाता ही नहीं है। ठीक है, सर Zn नहीं बनाएगा ना? Zn नहीं बनाएगा, मतलब Zn बनाएगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, लेकिन Zn के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वेरिएबिलिटी नहीं शो करेंगे। वो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वाले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बनाएगा बस। ओके सर। ठीक है, वाइड वैरायटी नहीं शो कर पाएगा वो। तो आंसर लिखिए इसका, 3 रीजंस लिखिए। दिस इज सर जिंक के पास तो कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल भी होते हैं, तो वो कैसे बनाएगा? जिंक के पास कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है, लेकिन मान लीजिए अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन s के लूज कर दे, ध्यान से सुनना दिव्यांशी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन s के लूज कर दे तो s खाली हो जाएगा। यस सर। तो sp3 बना सकता है टेट्राहेड्रल यस और सर। डायमैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिबिट कर देगा। यस सर। भाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे भी तो बनते हैं जिनमें sp3 पार्टिसिपेट कर गया। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि d2sp3 हो सकता है sp3d2 बना ले, आगे वाला d ले ले। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। ओके सर। ठीक है, और जिंक है, Yes, कॉपर है, ये sir. 4 कोऑर्डिनेट बनाते हैं ज्यादातर। जिंक 4, अगर जिंक का कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा तो 4 कोऑर्डिनेट वाला ही बनेगा, 6 कोऑर्डिनेट वाले जनरली जिंक के लिए नोन नहीं होते। sp3 टाइप के बना सकता है ये। ठीक है, सो अब आंसर लिखिए, 3 रीजंस मैं लिखवा रहा हूं। दिस इज ड्यू टू 3 रीजंस। पहला रीजन लिखो, since the transition element contain partially filled d subshells, since the transition elements contain partially filled d subshell, they can easily accommodate the lone pair of ligands. एक बात बताइए, सब लोग सुनिए, मैं हर प्रॉपर्टी का रीजन आपको साथ साथ में लिखवाऊं ऐसे डिक्टेट करके, या जैसे हमेशा की तरह नोट्स भेजता रहूं और अभी समझा के अगले क्वार्टर नहीं में सर, ऐसे Notes, डिक्टेट करा दो हैं? सर, ऐसे ठीक है। नोट्स में। सर नोट्स पे नहीं, ऐसे मेरे को ऐसे भी ठीक है, लेकिन ऐसे टाइम लग जाएगा ना फिर चैप्टर खत्म होने में। यस सर, आप नोट्स में भेज देना। सर नोट्स पे सर नोट्स में भेज देना। देखो, कोई चीज मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करवाऊंगा ना तो मैं उसका आंसर लिखवा दूंगा, बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज जस्ट अ पैराग्राफ इन्फॉर्मेशन। तो ये हाँ तो सर, फॉर्मेशन ऑफ questions करा कोऑर्डिनेशन दो। कंपाउंड में एक स्टेटमेंट लिखनी है हमें, तो वो मैं नोट्स में ही भेज दूंगा आपको। ठीक है, यस सर। यस सर। अब अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, हमें समझना है और मैं फिर नोट्स में आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन की फॉर्म में जो लिखवाऊंगा वो मैं आपको हैंड टू हैंड करवा दूंगा। देखिए, अगली प्रॉपर्टी है हमारी फॉर्मेशन ऑफ colored complexes। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं। सो व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म द कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस या कलर्ड कंपाउंड्स। सो इसमें भी आपको वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर का रीजन बताया था वही वाला देना है। आपको ये बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यूरिंग देयर कंपाउंड फॉर्मेशन या ड्यूरिंग देयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देयर d ऑर्बिटल्स अंडरगो स्प्लिटिंग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम पे स्प्लिटिंग अंडरगो कर देते हैं, and because of that splitting their electrons can exhibit the d transitions। उनके इलेक्ट्रॉन्स उस स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स की वजह से d transitions एग्जिबिट करते हैं, and the energy corresponding to these d transitions always lies in the visible region of the spectrum। बताइए, ये तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आपको समझ में आई है? कोई डाउट है? यस Yes, सर, sir. समझ आ गई। भाई, जो रीजन हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर क्यों एग्जिबिट करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक के ही तो थे। तो वही रीजन पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलर क्यों एग्जिबिट करते हैं।
तो आपको सेम रीजन देना है कि ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देयर d orbitals undergo splitting and because of that splitting their electrons can exhibit the d transitions and the energy corresponding to these d transitions always lies in the visible region of the spectrum. उनके इलेक्ट्रॉन T2G से EG में चले जाते थे और जब वो EG से वापस लौट के T2G में आते थे तो जो रेडिएशन रिलीज होती थी वो विजिबल रीजन में किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती थी और वही कलर हमें नजर आता था. ठीक है, यस सर. ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है, बस इन्हें सुनते जाइए और अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इससे रिलेटेड आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सो गुड एट फॉर्मिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, या व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट कैन इजीली फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत आराम से इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बना लेते हैं? अब पहले तो आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड समझना होगा, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ाते वक्त सॉलिड स्टेट में. तो कौन बताएगा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? सर, जो हम इंटेंशनली कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं अपने यूज के लिए. ये तो किसी और डिफेक्ट पे भी अप्लाई हो जाएगी आपकी डेफिनेशन. मैं तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की बात कर रहा हूं. आपको ये बताना है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द नॉन मेटल्स विद इन द वॉइड्स ऑफ द मेटल. मेटल के वॉइड्स में जब हम छोटे छोटे नॉन मेटल फिल कर देते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी हार्डनेस, उनके रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए, तो उन बनने वाले कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं. देखिए, ये मेटल्स ऑलरेडी बहुत हार्ड होते हैं. जैसे आयरन है, आयरन अपने आप में बहुत हार्ड मेटल है. ये आयरन है, सपोज कीजिए दिस इज द पैकिंग ऑफ आयरन एटम्स. ये आयरन एटम्स की पैकिंग है. ये अपने आप में बहुत हार्ड है, लेकिन हम चाहते हैं कि और हार्ड हो जाए. ठीक है, तो और हार्ड और रिजिड बनाने के लिए बीच बीच में जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं, हमने सोचा उन्हें भी भर देते हैं. जब और स्पेस यूटिलाइज होगा, और ज्यादा परसेंटेज एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो और ज्यादा हार्डनेस आएगी. तो इन वॉइड्स में हमने छोटे छोटे नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे छोटे छोटे नॉन मेटल जो साइज में छोटे होते हैं, वो इनके अंदर बड़े आराम से आ जाते हैं. तो उन नॉन मेटल्स को जब हम इनमें भर देते हैं, तो बनने वाले स्पीशीज को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं. जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील बनाते वक्त आयरन के वॉइड्स में कार्बन एज अ फिलर मिलाया जाता है. ठीक है, सो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत इजीली इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बना लेती हैं, ऐसा क्या होता है उनमें? तो देखिए, आप पहले तो ये देखिए, क्या आपको याद है क्रोमियम ऑनवर्ड सबका साइज नियरली कांस्टेंट हो गया था? यस सर. यस सर. आप बताइए, अगर क्रोमियम ऑनवर्ड्स इन सब एलिमेंट्स का साइज नियरली कांस्टेंट है, तो क्या इन सब की पैकिंग में जो वॉइड का साइज होगा वो भी नियरली कांस्टेंट होगा? यस सर. यस सर. और वो जो वॉइड का साइज होता है ना, वो सूटेबल होता है टू अकोमोडेट द नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा. इनमें छोटे छोटे नॉन मेटल बड़े आराम से फिट हो जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड बना लेते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर आप एस ब्लॉक को कंपेयर करो, तो एस ब्लॉक एलिमेंट साइज में बड़े होते हैं. और क्या आप मानते हो, जब एटम बड़े होंगे तो उनके बीच का वॉइड भी बड़ा होगा, और उस बड़े वॉइड में छोटे छोटे नॉन मेटल एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, अच्छी तरह टाइटली फिट नहीं हो पाएंगे. तो एस ब्लॉक के मेटल नहीं बना सकते इस तरह के इंटरस्टिशियल कंपाउंड, लेकिन डी ब्लॉक के बना लेते हैं, क्योंकि उनके वॉइड्स का साइज फॉर्चुनेटली बाय चांस उतना ही होता है जितना नॉन मेटल्स को फिट होने के लिए चाहिए होता है. क्लियर है? यस सर. देखो, इसमें आपको क्या लिखना होगा, सुन लो, मैं नोट्स में ही भेजूंगा आपको. इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं. आप ये बोलोगे, द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द नॉन मेटल्स within the voids of the metals to increase their hardness. और transition element are very well known for forming large number of interstitial compounds because fortunately the size of their voids is just suitable to accommodate the non-metals. इनके voids का जो size होता है वो suitable होता है to tightly accommodate the non-metals, non-metal atoms like carbon, hydrogen, etc. ठीक है?
क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। अगली प्रॉपर्टी जो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। देखिए, अगर आप अपने माइंड में कोई अलॉय सोचें, इस समय कोई भी अलॉय सोचिए और उस अलॉय की कॉम्पोजिशन सोचें, तो आपको 90% ऑफ अलॉयज ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई ट्रांजिशन एलिमेंट इन्वॉल्व होगा। मोस्ट ऑफ द अलॉयज जो बनते हैं वो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, मैंगनीज, क्रोमियम ऐसे एलिमेंट्स को यूज करके बनते हैं। आपको एक सिंगल अलॉय भी याद नहीं आएगा जिसमें आपको सोडियम मिल जाए या पोटेशियम मिल जाए। एस ब्लॉक के एलिमेंट अलॉयज नहीं बनाते। और पी ब्लॉक में सिर्फ एक मेटल है जो अलॉय बनाता है और वो है एल्युमिनियम, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक में तो ये उनकी नेचर होती है कि ऑलमोस्ट लगभग सारे ट्रांजिशन एलिमेंट आर वेरी गुड एट फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ अलॉयज। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सो गुड इन फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ अलॉयज। ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत इजीली लार्ज वैरायटी ऑफ अलॉयज क्यों बना पाते हैं? ऐसा उनमें क्या होता है कि वो अलॉय बना पा रहे हैं? आप समझे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? यस सर। अब सबसे पहले आंसर, इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी सिंपल है कि सबको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। लेकिन पहले मुझे ये बताइए अलॉयज होते क्या हैं? सर मेटल प्लस नॉन मेटल जब मिक्स हो जाते हैं तो वो जो नहीं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल। हाँ दिव्यांशी, अब दिशा, मेटल में अगर नॉन मेटल मिलाते हैं तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, लेकिन मेटल में मेटल मिलाते हैं तो वो अलॉयज होते हैं। अलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। यस अलॉय और इंटरस्टिशियल कंपाउंड में दो डिफरेंसेस होते हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, मैंने ये भी सॉलिड स्टेट पढ़ाते वक्त बताया होगा आपको। देयर आर टू डिफरेंसेस इन अलॉय एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में मेटल के अंदर नॉन मेटल मिलाते हैं, ठीक है, और अलॉय में मेटल मिलाते हैं। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड जब आप बनाते हो तो वो जो नॉन मेटल मिलाते हो वो नॉन मेटल कहां पे जाके बैठता है? इसके वॉइड में जाके बैठ जाता है। लेकिन जब आप अलॉय बनाते हो, अलॉय में मेटल मिलाते हो, तो मेटल कहां जाके बैठता है? वो मेटल किसी वॉइड में पेनिट्रेट नहीं करता, बल्कि पेरेंट एटम को उसकी जगह से सब्स्टिट्यूट करके खुद उसकी जगह पे बैठ जाता है। जैसे आयरन है, आयरन के अंदर अगर आप क्रोमियम डालोगे तो क्रोमियम क्या करेगा? आयरन को उसकी साइड पे से हटाएगा और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे आपको याद होगा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होता था, सिलिकॉन हटा उसकी जगह एल्युमिनियम जाके बैठ गया। तो अलॉय फॉर्मेशन में मेटल को हटा के उसकी जगह पे दूसरा मेटल बैठ जाता है। इंटरस्टिशियल में वो वॉइड्स में पेनिट्रेट करता है। बताइए, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इस क्रोमियम के मेटल में, इस क्रोमियम के क्रिस्टल में, सपोज ये आयरन का क्रिस्टल, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ आयरन। अगर हम चाहते हैं कि आयरन के क्रिस्टल में क्रोमियम ऐड कर दें, तो आप सबसे पहले तो ये देखिए, क्या क्रोमियम ऑनवर्ड सबका साइज कांस्टेंट था? यस सर। और क्योंकि इनका साइज नियरली सेम है, इसीलिए एक मेटल दूसरे मेटल की लेटिस में से उसको सब्स्टिट्यूट करके खुद उसकी जगह पे बड़े आराम से एकोमोडेट हो जाता है। अगर आपको यहां से आयरन हटाना है और क्रोमियम लगाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्रोमियम एंड आयरन आर नियरली सिमिलर इन साइज। तो क्रोमियम भी उतने ही साइज का है, तो बड़े आराम से आयरन को उसकी लेटिस में से सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे बैठ जाएगा। और यही रीजन है जो इन अलॉय फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपस में एक दूसरे की लेटिस में इंटरमिक्स हो पाते हैं, ठीक है, वो आपस में इंटरमिंगल हो जाते हैं, एक दूसरे की लेटिस को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं because of their nearly similar size, and that's why they are good at forming large number of alloys. समझ में आया? यस सर। यस सर। सबको? यस सर यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी है कैटालिटिक नेचर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो डी ब्लॉक एग्जिबिट करती हैं। कोई भी
किसी भी रिएक्शन में यूज होने वाला कोई सा भी कैटलिस्ट अपने माइंड में रिकॉल करो इस समय, कोई सा भी कैटलिस्ट अपने माइंड में रिकॉल करिए। 90% ऑफ टाइम्स आप देखेंगे कि वो जो कैटलिस्ट होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा कोई, या ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई कंपाउंड होगा, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट तो कभी कैटलिस्ट एक्ट करते नहीं है, और पी ब्लॉक में सिर्फ एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के कुछ कंपाउंड्स हैं जो कैटलिस्ट एक्ट कर सकते हैं। लेकिन डी ब्लॉक में तो बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब करी तो हमने निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज करा। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करने के लिए हम कॉपर यूज करते थे। कांटेक्ट प्रोसेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते थे। वेनेडियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। हेबर्स प्रोसेस फॉर अमोनिया में आयरन और मोलिब्डेनम यूज करे जाते हैं। इसी तरह से जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है नाइट्रिक एसिड का, उसमें हम प्लैटिनम गॉज यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जगह आप देखेंगे कि आप कोई ट्रांजिशन एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है इस प्रॉपर्टी में कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन एक्ट एज वेरी गुड कैटलिस्ट, उनमें इतनी अच्छी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह क्यों एक्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ गए क्या पूछा जाएगा? यस सर। इसका रीजन मालूम है किसी को, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट कैन एक्ट एज वेरी गुड कैटलिस्ट? सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कीर्ति बताइए। वेरिएबल, दोनों ने सही, दोनों ने सेम रीजन बताया, लेकिन इससे होता क्या है? मतलब कीर्ति आप बताइए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होता है? सर अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो जाएंगे जो कि फिर बाद में वापस उसी कैटलिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सर कैटलिस्ट यूज होगा नहीं और हमारा प्रोडक्ट भी बन जाएगा। अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएंगे जो बाद में सर वापस से उसी कैटलिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे जो हम लोगों ने मतलब लिया था स्टार्टिंग में, और सर वो फिर बीच में प्रोडक्ट्स भी बना देंगे। कीर्ति देखो, आप शायद बोल तो सही रहे हो, लेकिन वो उतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं बोल रहे कि समझ में आ जाए। रीजन तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दो रीजन है एक्चुअली इसके। वन ऑफ द रीजन इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से होता क्या है। बट उससे पहले क्षितिज आप अपनी एक्सप्लेनेशन बताइए। सर मैंने तो इसलिए बोला था क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के हमारे जो रिएक्टेंट्स यूज होते हैं उनसे कंबाइन हो सकते हैं। देखो सर दो रीजन बताएंगे हम यहाँ पे कि वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट क्यों एक्ट करते हैं। पहला रीजन तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से होता क्या है? देखिए, मान लीजिए आपको ये मालूम है कि कैटलिस्ट बेशक एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रिकवर हो जाता है, लेकिन टेम्परेरीली कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होके रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाता है कि नहीं बनाता? यस सर। ये बात यहाँ पे सब लोगों को मालूम है ना कि कैटलिस्ट बीच में कंबाइन तो होता है। कहां गए सब? यस सर। कैटलिस्ट टेम्परेरीली रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होता है, इंटरमीडिएट बनाता है, और फाइनली वो इंटरमीडिएट ब्रेक डाउन हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है, कैटलिस्ट फिर से फ्री हो जाता है। ठीक है, देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या एडवांटेज इन्हें मिलती है कि मान लीजिए हमारा जो रिएक्टेंट है, हमारा रिएक्टेंट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है या -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। मान लीजिए हमारा कोई रिएक्टेंट है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये अपने आप को +2 में लाके उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे और इंटरमीडिएट बना लेंगे। लेकिन अगर रिएक्टेंट के पास -3 है तो ये अपने आप को +3 में लाके उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर रिएक्टेंट के पास -4 है तो ये अपने आप को +4 में लाके उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। मतलब इनमें रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होने की एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये अपने आप को रिएक्टेंट के हिसाब से मैनेज करके, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी है। ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिएक्टेंट के साथ बड़े आराम से कंबाइन हो सकते हैं क्योंकि ये खुद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट बड़े आराम से बना लेते हैं। वेरिएबिलिटी से क्या बेनिफिट हो रहा है कि इनकी वेरिएबिलिटी की वजह से ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होके डिफरेंट टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं, और फाइनली वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं टू रिलीज प्रोडक्ट। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या एबिलिटी इनमें डेवलप हो रही है, क्या आप समझ पा रहे हैं या कंफ्यूजन हो रहा है? तो ये समझ आ गया। ठीक है, दूसरा रीजन क्या देना है? देखिए दूसरा रीजन, आप हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म रिकॉल करो।
मैंने आपको बताया था कि हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि कोई एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे पहले एडसॉर्ब होता है और फिर दूसरा रिएक्टेंट पीछे से अटैक करता है। तो जब पहला रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे एडसॉर्ब होता था तो उस सरफेस से एडसॉर्प्शन एनर्जी रिलीज होती थी, ठीक है, और वो एडसॉर्प्शन एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना अच्छी तरह रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेंसेट करेगी, ठीक है। तो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सरफेस होता है ना, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सरफेस होता है वो बहुत हार्ड और बहुत रिजिड होता है, ठीक है। अनलाइक द एस ब्लॉक एलिमेंट आपको याद होगा दे आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद द नाइफ। तो एस ब्लॉक के मेटल्स का सरफेस सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सरफेसेस पे एडसॉर्प्शन बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा एडसॉर्प्शन एनर्जी रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पैकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, उनका रिजिड सरफेस होता है और ऐसे रिजिड सरफेस पे जब कोई रिएक्टेंट एडसॉर्ब होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन एनर्जी रिलीज होगी और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन एनर्जी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को और अच्छी तरह कंपेंसेट कर पाएगी। तो दूसरा रीजन ये देना है कि इनके कॉम्पैक्ट और रिजिड सरफेस की वजह से इनके ऊपर एडसॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, एक तो जिससे एडसॉर्प्शन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, और एक रीजन ये कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्टेंट के साथ बहुत इजीली कंबाइन होके बहुत इजीली कंबाइन होके डिफरेंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं, ठीक है, जो फाइनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं टू रिलीज प्रोडक्ट। तो आपको दो बातें क्या बतानी होंगी, दो रीजंस क्या बताने होंगे, समझ में आए? यस सर। यस सर। एक बार दोबारा बताना दिव्यांश, दो रीजन क्या बताए? सर एक तो उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसकी वजह से वो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं जिनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और सर उनका सरफेस बहुत रिजिड और हार्ड होता है जिसकी वजह से गुड एड्सॉर्प्शन होगा और ज्यादा एड्सॉर्प्शन एनर्जी रिलीज होगी जो रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने में हेल्प करेगी। सो दीज आर द टू रीजंस जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स या इनके कंपाउंड्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अ रिजिड सरफेस फॉर गुड एड्सॉर्प्शन। ये दो रीजंस आपको देने हैं, ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 देखिए। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, आप इस प्रॉपर्टी को कह सकते हो कि ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो सिर्फ डी ब्लॉक शो कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी तो एस ब्लॉक में भी देखने को मिलती है, ये प्रॉपर्टी पी ब्लॉक में भी देखने को मिलती है और एफ ब्लॉक में भी देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी डी ब्लॉक के क्योंकि ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, इसलिए हमने इसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मान लिया। क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ऐसा एक मेटल बताइए जो आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा एक मेटल बताइए जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा आयरन, आप सब लोग बोले आयरन। लेकिन क्या सिर्फ आयरन ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है? तो ये याद रखिए, नहीं, सिर्फ आयरन ही मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। आउट ऑफ द 40 डी ब्लॉक एलिमेंट, 36 elements are attracted with a magnet. All transition elements are more or less attracted with a magnet. कुछ थोड़ा वीकली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ थोड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, नॉन ट्रांजिशन अट्रैक्ट नहीं होते। तो आपसे यही रीजन पूछा जा रहा है कि व्हाई ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ट्रांजिशन एलिमेंट पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? देखिए बड़ा सिंपल सा रीजन है, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन है विच कंटेन द पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स। और आप खुद सोचिए कि अगर पार्शियली फिल्ड डी सबशेल हुआ, D1 से लेकर D9 तक कुछ भी हुआ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा ना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से ही तो पैरामैग्नेटिज्म आता है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। आपसे इसमें ये पूछा जाएगा कि व्हाई ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आप ये बताएंगे ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन द पार्शियली फिल्ड डी सबशेल्स ड्यू टू व्हिच दे ऑलवेज कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम एंड दैट्स व्हाई they are more or less attracted by magnet। आपको मेरी बात समझ में आई या कंफ्यूज हो गए? आगे सर। सब लोग बताया करिए ना। सर यस सर। ठीक है, अच्छा कार्तिक आप भी प्रेजेंट हो आज? अभी देखा मैंने आपको।
उसके बाद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, लास्ट प्रॉपर्टी पे आ गए हम, 11th प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत पूछी जाती है, देखते हैं आप में से किसी को मालूम है कि नहीं। 11th property is high enthalpies of atomization. High enthalpies of atomization. आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि why transition elements have high enthalpies of atomization. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती है? इसका आंसर किसको मालूम है? हैंड रेज करके बताना। मुझे पता है यहाँ पे सभी के स्कूल में डी ब्लॉक हो चुका है, सभी अपने स्कूल में पेपर भी दे चुके हैं, डी ब्लॉक आया भी था उसमें, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आता होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन हाई क्यों होती है? सर एटमाइजेशन का मतलब होता है, वो भी आपको बताना है, वो भी मैं नहीं बता रहा अभी, वो भी पहले आपको बताना है और फिर उसका रीजन भी बताना है। ईवा, क्या आप बता सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर जब वो उनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं नहीं, ईवा, मैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होने का रीजन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी होती है टू मतलब सॉलिड को एटमाइज करने की, मतलब जैसे मॉलिक्यूलर स्पीसीज है तो उनको मतलब मॉलिक्यूल को जैसे एटम्स में बदलना हो तो कितनी एनर्जी लगेगी, मतलब एटम्स में बदलने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए सपोज कीजिए Fe ये सपोज कीजिए, विवेक ध्यान से सुनिएगा, सपोज कीजिए आयरन की क्रिस्टल लेटिस है, दिस इज अ क्रिस्टल लेटिस ऑफ आयरन, जिसमें आयरन 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 ये सब आयरन के एटम्स हैं, ये पूरा आयरन का एक क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल। मैंने आपको ये हाथ में क्रिस्टल दे दिया और मैं आपसे कहता हूं इस पूरे क्रिस्टल में से एक एटम को, ये जो कॉर्नर में एक एटम है, इसे अलग करके बाहर निकाल दो। तो इस पूरे एटम में से, इस पूरे क्रिस्टल में से एक एटम को आइसोलेट करना, एक एटम को अलग करना, दैट इज कॉल्ड एटमाइजेशन। एटम ऑब्टेन करना, अगर कोई मॉलिक्यूल था तो उसमें से एटम निकाल लेना, या कोई क्रिस्टल है तो उसमें से एटम निकाल लेना, ठीक है। तो इस पूरी आयरन की प्लेट में से एक आयरन के मेटल एटम को अलग करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। विवेक समझ में आया? यस सर। कीर्ति, आप इसका रीजन बता सकते हैं कि व्हाई दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके बीच का मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से हाई एंथैल्पी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। हाँ, देखिए दो रीजन है, लेकिन कीर्ति अगेन देखिए, एक तो ये याद रखिएगा, जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी ये मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगी, मेटल मेटल बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर है। और मेटालिक बॉन्डिंग दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा स्मॉल एटॉमिक साइज। ट्रांजिशन एलिमेंट साइज में छोटे होते हैं और छोटा होने की वजह से बड़ा कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं। आपको पता है जितनी छोटी छोटी चीजें होंगी उतना कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाएंगी। एल्कली मेटल नाइफ से क्यों कट हो जाते थे? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े थे। अब जितना बड़े बड़े एटम्स होंगे उतना लूज पैकिंग होगी, और लूज पैकिंग होगी तो सॉफ्ट क्रिस्टल बनेगा। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट सॉफ्ट होते हैं, दे कैन बी कट विद अ नाइफ, लेकिन अनलाइक द एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट साइज में बहुत छोटे होते हैं। छोटा होने की वजह से बड़ा कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं और मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है। तो एक तो रीजन बताना है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल एटॉमिक साइज दे फॉर्म वेरी स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग, और दूसरा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर मेटालिक बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रांग। मतलब एक ही पॉइंट में लिख देंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल एटॉमिक साइज देयर मेटालिक बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रांग। ये रीजन देना है। सर ये सेकंड वाला एक बार दोबारा आप समझा दो, ये सेकंड पॉइंट जो आपने भी बोला। कौन सा वाला? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी, उतना मेटालिक बॉन्डिंग होगी। और अगर मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि क्रिस्टल को तोड़ने में, क्रिस्टल में से एक एटम को आइसोलेट करने में हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, इनमें
दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये अगर आप में से किसी को मालूम ना हो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वैसे तो इनकी जनरली हाई होती है, लेकिन अगर आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ट्रेंड देखें ना इसमें, तो आप देखेंगे टुवर्ड्स द मिड ऑफ द सीरीज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, और फिर सेंटर से आगे की तरफ डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि टुवर्ड्स द मिड ऑफ द सीरीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। Mn क्रोमियम में, और आप देखेंगे बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मैंगनीज और क्रोमियम जैसे एलिमेंट में, तो मैंगनीज और क्रोमियम की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फिर कम होने लग जाती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर हो गया? यस यस सर। क्योंकि हमारी पहली हमारा जो पहला टॉपिक है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको, अच्छा एक चीज और मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, मैं चैप्टर के सारे टॉपिक्स हैंड टू हैंड पढ़ाता चलूं या आप चाहते हैं कि पहले मैं आपके बोर्ड के हिसाब से खत्म करवा दूं? क्योंकि सारे इसमें, साथ। हाँ तो इसमें एक टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, एक ही क्लास का टॉपिक है, लेकिन वो बोर्ड में नहीं है, कंपटीशन में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम अगली क्लास में वो कवर करेंगे, ठीक है। ओके सर। कल सुबह टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी।